जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करती है और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये अडॉप्टेड किया गया है फ्रॉम द ब्रिटेन। इसमें टू हाउस का कॉन्सेप्ट है, हम कंप्लीटली इसको पार्लियामेंट बोलते हैं और इसमें दो हाउस है। फर्स्ट इज योर लोअर हाउस जिसको हम लोग लोकसभा में बोलते हैं। लोकसभा में जो इलेक्शन होता है उसमें जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उस एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जनता डायरेक्ट चुनती है, हम अपने मतों का अधिकार यूज करते हैं। वहीं पे जो दूसरा हाउस है जिसको हम लोग की अपर हाउस बोलते हैं या राज्यसभा बोलते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी बेस पे है कि जो राज्यसभा में इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है और इसका पूरा फंक्शन देखेंगे कि ये कैसे पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को समझेंगे। ओके, आप कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के आधार पर संवैधानिक देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखेंगे तो आर्टिकल 80 द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा इज गिवन बाय आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड कराता है, ये बताता है कि राज्यसभा होगा इस अपर हाउस, और इसको हम लोग हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। इस हाउस का अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इस हाउस में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 250 होगी। 250 आउट ऑफ 250 आप देखेंगे इसमें 238 जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, जो भी इलेक्शन हो रहा है इनमें से कुछ मेंबर्स का भी इलेक्शन हुआ है, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, इनको चुना जाता है। आप देखेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति में हमारे जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, इसकी जो मैक्सिमम अभी कैपेसिटी है, अभी इसमें 245 मेंबर्स है। आउट ऑफ 245 मेंबर्स जो 233 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड, जो इनडायरेक्टली अभी वोटिंग चल रही है उसी मेथड से, और रेस्ट जो 12 हैं उनको नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन देखो, ये जो वीडियो बनाया गया है ये कंप्लीटली थोड़ा अवेयरनेस भी आपको हो, साथ ही साथ अगर आप इसको देख रहे हैं तो एग्जाम में भी आपको इससे हेल्प मिलना चाहिए। वो ये है कि पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 80 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको बताता है कि जो 12 मेंबर्स होंगे राज्यसभा में वो नॉमिनेट किए जाएंगे थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो इनको नॉमिनेशन का जब ये आता है और असर आता है तो मेनली इनको 4 सेक्शन से 4 सेक्टर्स दिए गए हैं। 4 सेक्टर्स, फर्स्ट वो आर्ट में रहते हैं या लिटरेचर वाले हैं या साइंस वाले हैं या सोशल साइंस है। एक बड़ा रोचक सा सवाल इसमें निकलता है कि सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि उनको सोशल साइंस, सोशल सर्विस प्रोवाइड करें। माफ कीजिएगा, ये सोशल साइंस नहीं होगा, ये सोशल सर्विस होगा। सोशल सर्विस के लिए उनको प्रोवाइड किया गया है। तो माना जाता है कि स्पोर्ट्स उन्होंने खेला, इससे इतने लोगों का मनोरंजन हुआ, देश का नाम गौरव हुआ, वो सोशल सर्विस में ही आता है। एक चीज आप देखेंगे कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताता है कि राज्यसभा जो राज्यसभा है उसमें नंबर ऑफ सीटों का जो एलोकेशंस है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ओके, आफ्टर दैट आप एक चीज देखेंगे कि अगर इसको समझना हो तो जैसे आप झारखंड है, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो अपने रांची से बना रहा हूं तो झारखंड के बारे में बता सकता हूं कि झारखंड में जैसे 6 सीटें हैं राज्यसभा की। इसी ढंग से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं। ये जो सीट एलोकेशन है वो शेड्यूल 4 के तहत किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन है यहाँ पे, वो नोटिफिकेशन है कि द कैपिटल सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की न्यू बैचेस शुरू हुई है जो 2027 को टारगेट में रख के क्लासेस कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 15th जेपीएससी, चूंकि 14th जेपीएससी का अब एग्जाम अपकमिंग अब होने ही वाला है, तो 15th जेपीएससी को ध्यान में रख के एक न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है। ये 10th मार्च से ही स्टार्ट किया गया है। तो आप आइए, आप क्लासेस कीजिए, आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा क्लास कराया जाता है, आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और हमारा जो मोटिव है वो आपके रिजल्ट के साथ ही खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के
एक सवाल आता है हमारे दिमाग में कि आखिर कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई चुनाव हो रहा है, कोई इलेक्शन हो रहा है, तो कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसके पहले आपको एक चीज देखना होगा, वो ये है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर पुडुचेरी। मतलब इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा। देखो पार्टिसिपेट वही करेगा जो हमारे चूंकि हम जानते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। पहले मैंने बताया आपको कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं। जब इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो इनडायरेक्टली कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जिनको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जो भी आपके स्टेट असेंबली के जो मेंबर हैं, ठीक है ना, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितना भी स्टेट है, हर स्टेट के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ध्यान रखिएगा मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोला है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोला है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो यूटीज है, जो आपके यूनियन टेरिटरीज है, उसमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है, ये तीनों यूटीज के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको एक चीज जान के बड़ा ताजुब होगा कि अब इलेक्शन एक साथ, देखो आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। आर्टिकल 83 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि जैसे हम लोग, आप सुना होगा कि जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, जब हमारे लोअर हाउस का, तो हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व हो जाता है, फिर नया इलेक्शन होता है। लेकिन यही जो राज्यसभा के संदर्भ में आप देखोगे, तो राज्यसभा के संदर्भ में कभी भी जो आपका राज्यसभा वो डिसॉल्व नहीं होता है। कभी भी ये जो आपका जो राज्यसभा है इज अ परमानेंट बॉडी, इसको हम लोग परमानेंट बॉडी बोलते हैं, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके कुछ मेंबर हैं जिनका जो टेन्योर है, मेंबर्स का टेन्योर होता है, इसमें हाउस का टेन्योर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 83 प्रोवाइड्स द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होता है। इसमें मेंबर्स डिसॉल्व होते हैं। मेंबर कैसे होते हैं, तो वन थर्ड मेंबर है, सो एवरी 2 इयर्स में, मतलब 1/3 मेंबर जो है वो हमेशा हर 2 साल में, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, तो हर 2 साल में एक तिहाई जो मेंबर उनका कार्यकाल खत्म होता है, फिर उनका ही चुनाव होता है, उसी सीट पे चुनाव होता है। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा है, और वो सवाल ये है कि अगर मान लो कि आखिर जो इंसान को, जिस इंसान को अगर चुनाव लड़ना हो राज्यसभा का, हमने ये तो देखा कि राज्यसभा के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन वोटिंग देगा, कौन वोट देगा, वो हमने देखा कि हमारे जो भी स्टेट असेंबली है उनके मेंबर्स देंगे, या यूटीज में भी अगर स्टेट असेंबलीज हैं तो उनके जो मेंबर है वो देंगे। लेकिन एक सवाल आता है कि अगर मान लो कि तुमको अगर इच्छा हो कि नहीं सर मेरे को राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, तो कुछ तो क्राइटेरिया है ना। जैसे तुमको यूपीएससी का एग्जाम देना है, उसके लिए क्राइटेरिया है तुम्हारा एज होना चाहिए, तुम्हारे में इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वैसे ही जब आप राज्यसभा का चुनाव लड़ने जाएं तो आपके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होता है, जो मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। पहला होता है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक होना ही होगा, मतलब आपके पास भारतीय नागरिकता होनी ही चाहिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब आप अगर भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। अगर किसी और देश का अगर आपने सिटीजनशिप लिया तो भारत की नागरिकता स्वतः चली जाती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, मस्ट बी एटलीस्ट 30 इयर्स योर एज, मतलब आपका जो मिनिमम उम्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना ही चाहिए। इसके बाद आते हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं करते हो, किसी भी सरकारी पद में आप नहीं हो। अगर सरकारी पद में हो तो आप पहले उससे रिजाइन करो फिर आओ। उसके बाद आता है मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, मतलब आप घोषित पागल नहीं हो, ठीक है। अगर पागल हो गए तो वहां पे तुम कैसे जाओगे, वहां पे तो पॉलिसी बनाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और लास्ट होता है मस्ट नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब बैंक करप्ट नहीं हो, ठीक है, बैंक करप्ट नहीं हो, आपने धोखाधड़ी ना किया हो देश के साथ। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो तभी आप एलिजिबल होते हो, किसके लिए, इलेक्शन के लिए। तब आप एज अ कैंडिडेट इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि अब एक बात बताओ कि राज्यसभा में मैंने आपको बताया कि हर 2 साल में 1/3 सीट खाली हो जाती है, तो 1/3 सीट किस कंडीशन में खाली हो सकती है, या किस कंडीशन में राज्यसभा का जो मेंबर है, मतलब राज्यसभा में सीट खाली होगी, तो उसके लिए 3 कंडीशन होता है। पहला होता है अगर मान लो कि राज्यसभा के जो मेंबर है उनकी किसी कारण से डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, सीट खाली हो गया। दूसरा हो गया कि किसी ने रिजाइन कर दिया, मान लो बीच में ही रिजाइन कर दिया। तीसरा, डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ ऐसा उनका आचरण रहा हो, कोई ऐसा कृत किया हो, कार्य किया हो जिसके कारण उनको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, वैकेंसी आ जाएगी, कहां, राज्यसभा में सीट खाली हो जाएगी। तो अगर ऐसे कंडीशन में देखो, अगर कार्यकाल पूरा कर लिया है, हट गए, कोई मेंबर अगर आता है, चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो 6 साल तक उसके लिए रहेगा। लेकिन अगर इस तीनों कंडीशन में अगर खाली होता है सीट, मान लो अचानक किसी की मृत्यु हो गई, कोई रिजाइन कर दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो जो न्यू मेंबर होंगे, जो न्यू मेंबर जिनका इलेक्शन होगा,
वो उनका जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का नहीं होगा, वो कितने दिन का होगा, जितना इस मेंबर का टेन्योर बचा हुआ था। मतलब अगर मान लो कि कोई इंसान अगर राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, 2 साल उनको हो चुका है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस सीट के लिए जब कोई दूसरा मेंबर आएगा तो उसके पास सिर्फ 4 साल का ही टेन्योर हो रहेगा, वो 4 वर्षों में ही उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, ना कि 6 वर्षों के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद इसको कैसे भरा जाएगा? अगर ये सीट खाली होता है तो फिल थ्रू द बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन कराया जाएगा, इलेक्शन होगा ना बीच में, बाई इलेक्शन होगा। द इलेक्टेड मेंबर्स सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रोसीडर्स टर्म, मतलब जिनके बिहाफ में वो आए हैं उनका जितना कार्यकाल बचा है उतना ही कार्यकाल को ये पूरा करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, यूपीएससी में ये सब स्टेटमेंट इस्तेमाल करके आसानी से सवाल पूछे जाते हैं, आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को अगर जो हेड करता है, जो चेयर करता है, वो कौन करते हैं? वो करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन जी है, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इलेक्शन टू द राज्यसभा, जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी को समझने में थोड़ा समय लगता है कि आखिर जब मैंने बताया आपको कि जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें हमारे जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिए। इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्सीड्स, मतलब अगर मान लो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर्टिकल 80 ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इसके कहने का मतलब है कि आर्टिकल 80 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि इलेक्शन तब होगा जब जितना नंबर ऑफ सीट है उससे अगर ज्यादा कैंडिडेट आ जाए। अगर मान लो 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, अगर 5 ही कैंडिडेट है तो 5 जीत जाएंगे, लेकिन अगर 5 सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है और 7 कैंडिडेट है तब जाकर के इलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा इस बात। जो इलेक्शन का टाइप होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके बाद इसमें जो मेथड यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एग्जैक्टली आपको यही समझना है कि ये होता क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप कि जैसे इसमें होता है ना, जैसे देखो नॉर्मली लोकसभा में क्या होता है, हम वोट किए, तुम वोट किए, तुम वोट किए, तुम वोट किए, सब लोग वोट किए, पूरा क्लास का बच्चा, ठीक है। उसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, जिसको कम वोट मिला, अगर मान लो हम वोट दिए जो हार गया तो मेरा वोट का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि मेरे वोट का भी शायद मतलब रहे। कैसे हम बताते हैं, मान लो कि एक्स वाई जेड 3 कैंडिडेट है, ध्यान से देखना 3 कैंडिडेट है, ठीक है, और टोटल जो वोट दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये ओपन बैलेट पेपर वोट होता है, इसमें बैलेट पेपर मिलता है और इसमें प्रायोरिटी लिखना रहता है। जैसे मान लो कि अगर हम वोटर हैं, हम है सो एमएलए हैं तब वोटर है। अगर मान लो हम, मेरे बैलेट में लिखा रहेगा एक्स का नाम, वाई का नाम, जेड का नाम, हम बोलेंगे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है एंड थर्ड प्रायोरिटी ये है। अगर हम ऐसा डिसाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से जीतना किसको चाहिए? वाई को, तो मेरा वोट मिल गया वाई को, ठीक है। वैसे ही करके अगर मान लो एक्स वाई जेड, तुम लिए 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतना चाहिए? एक्स जीतना चाहिए, इसको 1 वोट मिल गया। तीसरा आ गया एक्स वाई जेड 1 2 3, तो इसके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? ये। ऐसा क्या लगा, तो टाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ढंग से देखा जाएगा कि जितने लोग हैं सब लोग किसको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी कैंडिडेट है सबका एक खांचा बना दिए। अब दिखा कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसका है, इसमें डालो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसका है, इसमें डालो, डाल दिए। अब जो मिनिमम हमको वोट चाहिए, जो हमको मिनिमम वोट चाहिए जीतने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको करने के लिए हम ऐसो अब हम सेकेंड प्रायोरिटी देखना शुरू करेंगे। जहां पे टाई हो जाता है वहां पे हम क्या देखना शुरू, अगर मान लो कि हम देख रहे हैं कि मिनिमम वोट चाहिए 32, ठीक है, और मान लो कि इसको अभी 25 ही मिला है, जो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी मानता है, ठीक है, तो क्या देखेंगे? देखेंगे कि सेकेंड प्रायोरिटी में कौन इसको सबसे ज्यादा माना है, उसका वोट भी हम इसी के पास ऐड करेंगे, ठीक है। तब जाकर के ये जब इस 32 तक पहुंच जाता है तब ये जीत जाता है। इसमें जो सबसे कम था इन तीनों में, उसको पहले ही राउंड में बाहर करेंगे, सेकंड राउंड में इन दोनों के बीच में फाइट होगा, ठीक है। तो इसमें हो रहा है कि सिर्फ जो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, जो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी, वो भी काउंट होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आगे आ जाओ।
ओपन बैलेट सिस्टम होता है। अभी आपको पता है इसमें कुछ नहीं, आपको ओपन बैलेट रखा रहेगा, ओपन पेपर रहेगा, उसमें आपको प्रायोरिटी डालना है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी, मतलब वोट आपको सबको करना है। तुम सुनोगे, अगर पेपर पढ़ोगे, आज का कल का पेपर देखोगे तो देखोगे कि बहुत सारा वोट रद्द हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसा क्या है भाई कि इनवैलिड क्यों होता है? तो इसमें कुछ सिस्टम्स बना हुआ है। सिस्टम ये बना हुआ है कि जो ही आपको पेपर में मिला, आप फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी डाले, लाने के बाद हर पार्टी का अपना एक एजेंट होता है जो इलेक्शन कमीशन वहां पे फिट करती है, उसको हमको दिखाना है, उसको हम दिखाए और उसको दिखाने के बाद ले जाकर के हम इस डब्बे में डाल दिए। इसके बीच अगर हम ये किसी और को दिखा दिए या हम कोई और मिसकंडक्ट कर दिए तो जो मेरा वोट है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मेरा वोट कैंसिल हो जाता है। तो यही हुआ है, यही होता है, इसलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे मेंबर्स का जो वोट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसमें क्या है, बैलेट इंफॉर्मेशन इज विजिबल ओनली टू ऑथराइज्ड पार्टी एजेंट्स, जो पार्टी का, हर पार्टी का जो एजेंट है उसी को सिर्फ दिखाना है वो। एंड दूसरा, any disclosures of this information to unauthorized individuals will render the vote invalid। अगर तुम किसी और को दिखा रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है जाते जाते, वो ये है कि कैन अ पर्सन confined in a jail vote in an election? अगर कोई इंसान जेल में है तो क्या वो वोट कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 62 क्लाउज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत नो पर्सन शैल वोट, कोई भी इंसान वोट नहीं कर सकता है एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन, वो जेल में है, वेदर अंडर अ सेंटेंस, या तो उसको सजा सुना दिया गया है या फिर उसको तुम्हारा अदरवाइज उसको भी जेल में रखा गया है। ठीक है, किसी लॉफुल कस्टडी एक्टिविटीज के लिए पुलिस के द्वारा, तो किसी भी कीमत में वो वोट नहीं कर सकता है। ध्यान रहा है? तो ध्यान से सुनो, राज्यसभा के इलेक्शन में समझने वाली 3-4 बातें हैं। पहला, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है। दूसरा, इस वोटिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है। तीसरा, इसको चेयर कौन करता है राज्यसभा को, तो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। पांचवा, इसका जो वोटिंग मेथड है उसमें वोट ट्रांसफरेबल वाला जो मेथड है वो कैसे होता है। ठीक है, यही 4-5 चीजें बातें हैं। छठी जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा के मेंबर्स को हर 1/3 मेंबर है 2 इयर्स के बाद उनका कार्यकाल खत्म होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि राज्यसभा का टेन्योर 6 इयर्स का नहीं होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स का होता है। ठीक है, अगर बीच में डेथ, रेजिग्नेशन या किसी को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इन सब कंडीशन के कारण अगर सीट वैकेंट होता है तो जो नया मेंबर आएगा वो उनका जो बचा हुआ टेन्योर था जिनकी जगह पे वो आ रहे हैं तो उसी टेन्योर को खाली वो कंप्लीट करेगा। ओके, कोई दिक्कत? चलो आप भी इस क्लास को देखो ध्यान से, और ऐसे ही वीडियोस आपको और अवेलेबल में होंगे नेक्स्ट वीक से। और इस वीडियो को अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, अपना खूब ख्याल रखिए।